नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ाया है उस चीज को हम चाहते हैं कि बेसिक जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाए। और उसको जैसे आप पिछला वीडियो देखेंगे जैसे क्रमशः वैसे ही क्रमशः हम लोग जो है ये बेसिक क्वेश्चन रखते जा रहे हैं। और आपसे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो बहुत इजी पड़ेगा। आपको लगेगा कि सारा ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका हम लोग काम अगले वीडियो में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा प्रस्तावना का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग को देखना जरूरी है। जैसे कि एग्जामिनेशन में पूछता है कि बताएं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो वर्णित करता है वह कौन सा है। मैंने निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्न लिखित में से कौन, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, राज्य वर्णित करता है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो है आपका ऑप्शन रहेगा ए में मौलिक अधिकार, बी में रहेगा संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, सी में रहेगा 9वीं अनुसूची, डी में रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आप जो है क्या मारेंगे, एकदम सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर कौन सा होगा, संविधान की प्रस्तावना। क्लियर हो गया। यानी कि संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में, शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहां किया गया है, कहां किया गया है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है।
तो सीधे आपको आंसर क्या मारेंगे, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। आंसर क्लियर हो गया। यानी कि ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहां किया गया है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका अर्थ है क्या है, यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये ऑप्शन में है। यानी कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ऑप्शन दिया है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें सही क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तब जो है यानी कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस जो है आप क्वेश्चन को देखेंगे और पिछला वीडियो आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलते जाएगा और बहुत इजी होगा। ठीक है, और इसमें निराश होने की बात नहीं है। अब जो है अगला जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे कि है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, उनकी व्याख्या की गई है। क्या की गई है? तो जैसे इनकी जो व्याख्या की गई है, तो अब ऑप्शन देखिए, इसमें आपको सही मारना है। मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकारों में, ठीक है। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में सी दिया है कि सी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। और डी में दिया है कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में, यानी कि मूल अधिकारों,
मूल अधिकारों, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं नीति तत्व या सिद्धांत लिखिए, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में ये आपके सामने ऑप्शन है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है मूल अधिकारों में, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, तीसरा ऑप्शन है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये जो है इसमें चौथा ऑप्शन है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। इसका सही आंसर होगा डी। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इनकी व्याख्या की गई है। क्लियर हो गया? तो ये जो है ये सब क्वेश्चन देखिएगा कि अक्सर जो है आप सभी से गलत होता है, इसलिए कि जैसे आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो इसमें गलती की संभावना ज्यादा होती है। तो हम लोगों के एग्जाम में करना क्या चाहिए कि इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों देना जरूरी है। अब जो है आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन होगा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे देश का नाम का उल्लेख है। किस नाम से उल्लेख है? यानी कि भारत तथा इंडिया। इसका आंसर होगा भारत तथा इंडिया। ठीक है ना? यानी कि संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया रखा गया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन उठता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसने कहा है? ये क्वेश्चन है। तो आपको जो है ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, बी में रहेगा बी आर अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। यानी कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो उसका आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हम लोग जो है इसी तरह से जो संविधान की प्रस्तावना है उसको जो है हम लोग बेसिक क्वेश्चन के रूप में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन है कि भारत, इंडिया, यानी कि भारत के संविधान, इतना तक क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को ठीक है किस रूप में घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि एक सार्वभौम, यानी कि पूर्ण रूप से अपने आप को आजाद, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, ठीक है ना, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारत को यानी कि घोषित किया गया है। अब जो है क्वेश्चन उठता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है ना, यानी कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, ठीक है ना। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, इसको आप धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं और पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। शब्द का सही भाव क्या है, ये जो है क्वेश्चन है। यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका आंसर क्या होगा कि भारत यानी कि इंडिया में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब कि भारत में कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह सभी धर्मों का जो है पालन करता है, सभी धर्मों को मानता है, ठीक है ना। अब जो है पूछता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान
के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, ये क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर क्या दीजिएगा? सिर्फ एक बार, ठीक है ना, एक बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 42वें संविधान के तहत, ठीक है ना। यानी कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, वो भी कौन? 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें जो है थोड़ा सा और आपको हम बता देते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, अखंडता और जो है समाजवादी। यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और जो है अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनैतिक सत्ता, ठीक है ना, राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, ये क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? भारत की जनता, भारत की जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत की जनता। उसके बाद जो है क्वेश्चन उठता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यानी कि दूसरा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो है, यानी कि आपको ऑप्शन ए दिया जाएगा कि ध्वज, समझ रहे हैं, बी में दिया जाएगा राजधानी, ठीक है, सी में आपको दिया जाएगा अर्ध लोकतांत्रिक और डी में आपको दिया जाएगा संसदात्मक दिया जाएगा। इसमें क्या आंसर मारिएगा कि यह संसदीय शासन प्रणाली यानी संसदात्मक जो है सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर जो है संसाधन नहीं बल्कि संप्रभुता, यहां पे आंसर क्वेश्चन में दिया है संप्रभुता। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? संप्रभुता होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, फिर जो है राजधानी, फिर जो है अर्ध लोकतांत्रिक और डी में है संप्रभुता। तो सबसे इसका सटीक आंसर क्या होगा? संप्रभुता, ठीक है ना। अब जो है अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो आप सभी को पता है कि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है
और उसी शासन प्रणाली के तहत काम होता है। तो देखिए ये सब जो है छोटी छोटी जो है क्वेश्चनें हैं जो कि हम लोग को भूल जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको याद रखना होगा, चाहे वो ग्रुप डी के करें, रेलवे का करें, एसएससी का करें, बीपीएससी का करें या किसी भी एग्जाम का करें, तो उसमें ये जरूरी हो जाता है। और रह गया कि लड़ाई तो आपको अकेले ही लड़ना है। देखिए झुंड में कभी भी ताकतवर व्यक्ति नहीं चलता। अगर आप अच्छा विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। और जो भी मेहनत करता है उसको ईश्वर भी उसका साथ देते हैं, और जब ईश्वर साथ देते हैं तो निश्चित है कि मेहनती आदमी को फल मिलता है, वह फल बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है यानी कि जो बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी कि भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की शासन प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था की गई है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि भारत में जो है शासन व्यवस्था जो क्या बोलते हैं कि लागू किया गया है, वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये लागू किया गया है। ठीक है ना। तो भारतीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आप सभी से निवेदन है कि ये जो है यानी कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो है आप लोग पिछले वीडियो में अच्छा से इसको देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में ये सब कुछ हम बताए हुए हैं। तो अब हम लोग जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा मूल अधिकार की बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि सारे क्वेश्चन का डिटेल्स करना थोड़ा सा कठिन है। तो जितना हो सकता है बेसिक क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये होगा क्वेश्चन। तो आप सभी को याद होगा कि भारत के संविधान में भाग 3 में लेकिन अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद कहां से होगा, 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की बात की गई है। अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकार में बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। ठीक है ना। यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध है। यानी कि ये आप देखिएगा कि एक एक अनुच्छेद अगर हम लोग बात करते हैं
तो देखिएगा इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 24 आपको याद होगा, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, हम इस देखिएगा कि पिछले वीडियो में इस पर बहुत अच्छा हमने समझाने का प्रयास किया है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बालक के शोषण के विरुद्ध ये बात किया है कि आप किसी भी बालक के शोषण यानी कि बालकों के शोषण का ये क्या करता है, रोकने की बात करता है। यानी कि आप उसको नहीं ये कर सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो खैर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था। तो यानी कि भारत, क्वेश्चन है कि भारत के यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि उच्चतम न्यायालय आप कह सकते हैं, कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी, जिसको आप ढांचा सिद्धांत भी कह सकते हैं, बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है ना, का प्रतिपादन ठीक है ना, किस मुकदमे में किया है, किस मुकदमे में किया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है आपको याद होगा इसका आंसर कि मूल ढांचा जो है का नष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो है केस कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केरल राज्य के मामले में। यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है ना। अब जो है आप लोग अगला अपने क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो है देखिएगा, ये लॉ में भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में, इसलिए ये सब थोड़ा सा आप लोग रखेंगे। और इस केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं, ठीक है ना। अब जो है देखेंगे कि पूछता है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो जैसे कि अनुच्छेद 17 की बात आप लोग जानते हैं, यह जो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का यानी कि उन्मूलन की बात करता है, उन्मूलन की बात करता है। ये जो है बहुत ज्यादा ये पूछता है कि भारत में अनुच्छेद 17 छुआछूत का विरोध करता है, प्रतिषेध करता है, उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। अब जो है एक देखिएगा कि मौलिक अधिकार में हम लोग का एक संपत्ति का भी अधिकार आता था, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी आता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से
किस अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस अधिकार को हटा दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देगा आपको ऑप्शन में कि बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। बी में आपको देगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी में आपको देगा संपत्ति का अधिकार, और डी में से दे देगा कि इनमें सभी। तो आप क्या आंसर मारिएगा? इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार में भी आपको बताया गया है कि ये जो है अनुच्छेद 300A में रखा गया है, और इसको वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। ये जो है आंसर होगा। अब जो है हम लोग अगले जो है क्लास में मिलेंगे, और आप सभी जो है अगर अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अधिक से अधिक आप जो है इसको देखें, कमेंट करें, और हम लोग जो भी आपके सुझाव होगा उस सुझाव मानने के लिए मानेंगे, प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।